हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट नोवेल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान क्विलिंग की कल्टीवेशन खत्म होते ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गया था और जियान को इतनी दिनों बाद देख के मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद जियान अपने सफर की सारी जानकारी मास्टर याओलाओ को देता है और जियान ड्रैगन आइलैंड में कल्टीवेशन किया है ये सुनकर मास्टर याओलाओ के साथ साथ फैंग जुन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यही से आज की नोवेल स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर को जो जियान से कहने लगता है अभी के लिए मास्टर के पास काफी सारे गुड न्यूज है। और इस वजह से जियान भी पूछने लगता है आखिर गुड न्यूज क्या है। तभी मास्टर जियान को बताता है पहले गुड न्यूज प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में है। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के नाम सुन के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मास्टर याओलाओ से कहने लगता है क्या मास्टर आपने सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ढूंढ लिया। और ये सुन के मास्टर याओलाओ जियान को शांत कराते हुए थोड़ी सी स्माइल करके कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम नहीं है, ये टॉप थर्ड हेवनली फ्लेम है। इस वजह से इसको हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और ये सुन के जियान थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी मास्टर याओलाओ कहता है क्योंकि मैं भी अपनी पूरी जिंदगी में इस फ्लेम को कभी भी नहीं देखा, इस वजह से इसे ढूंढना उतना भी आसान नहीं होगा। और ये सुनकर जियान भी थोड़ा सा निराश हो जाता है और जियान को निराश देख के मास्टर जियान से कहने लगता है पर तुम टेंशन मत लो, मेरे पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कुछ पक्की जानकारी है जो मेरी एक खास फ्रेंड से मिला है। क्योंकि एक बंदा है जिसके पास इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट मैप फ्रेगमेंट है और वो जल्दी ही इसे ऑक्शन करने वाला है। और ये सुन के जियान की फेस पे फिर से स्माइल आ जाता है और जियान कहता है एक ऑक्शन। तभी मास्टर याओलाओ कहता है हाँ एक ऑक्शन। और ये ऑक्शन कोई मामूली ऑक्शन नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल प्लान की उन स्पेशल ऑक्शंस में से एक है जिनके बारे में दाउजन्स को भी पता नहीं होता है। क्योंकि इन ऑक्शंस में एंटर करने के लिए पर्सन की स्ट्रेंथ मिनिमम 1000 पीक पे होना चाहिए। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जियान समझ जाता है ये सेंट्रल प्लान बाहर से जितना नॉर्मल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि एक स्पेशल ट्रेड जिसकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट ही 1009 स्टार है। ऐसे ऑक्शन के बारे में जियान कभी भी नहीं सुना है। और जियान को इतना हैरान देख के मास्टर कहने लगता है ये सब ऑक्शन इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि इनमें काफी रेयर आर्टिफैक्ट और चीजें ऑक्शन होता है जैसे टीएन क्लास दाव टेक्निक और TN9 की पिल्स वगैरह। और ये सुन के जियान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियान पहली बार सुन रहा है एक TN क्लास दाव टेक्निक जो किसी के लिए भी इतना ज्यादा वैल्यूएबल है वो इन ऑक्शंस में बिकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब जियान एक TN क्लास दाव टेक्निक को हासिल करने के लिए गया था तब वो वहाँ से मरते मरते बचा था और इस वजह से वो समझ सकता है ये ऑक्शंस इतना ज्यादा स्पेशल क्यों होता है। और ये सुन के मास्टर भी हमें नोट कर देता है और जियान से कहता है अभी के लिए मेरे एक फ्रेंड जो इस ऑक्शन का हिस्सा है उसने मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक पर्सन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लास्ट मैप फ्रेगमेंट को सेल करने वाला है। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर से कहने लगता है बट प्रॉब्लम की बात ये है वो पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानता है ये मैप किस चीज का है, इस वजह से जाहिर सी बात है वो पर्सन इस मैप की प्राइस काफी ज्यादा हाई रखने वाला है। क्योंकि वो पर्सन भले ही एक एक्सपर्ट है बट वो एक पीस ऑफ मैप फ्रेगमेंट से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ढूंढ नहीं सकता है, इस वजह से वो मैप फ्रेगमेंट उसके किसी काम का नहीं है। और इस वजह से हमें अगर उसे हासिल करना है तो हमें भी किसी रेयर आइटम से उसे एक्सचेंज करना होगा। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। तभी मास्टर याओलाओ कहता है बट हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा क्योंकि अगर उस बंदे को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बाकी तीनों फ्रेगमेंट मौजूद है तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे जहाँ तक लगता है उस ट्रेड में एंशिएंट क्लैन के लोग भी रहेंगे। और यह सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। और अभी के लिए जियान अच्छी तरह से समझ पा रहा है ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है क्योंकि पहले ऑक्शन के दौरान जियान के साथ जिनका पाला पड़ा था वो छोटे मोटे क्लैन और सेक्शन से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनसे बच के भागना कोई बड़ी बात नहीं था। बट इस ऑक्शन में शायद एंशिएंट क्लैन भी शामिल होंगे, इस वजह से उनको चकमा देना मौत के मुंह में खड़े होने जैसा है। और इस वजह से जियान फिर से थोड़ा सा निराश हो जाता है। और जियान को निराश देख के फैंग जुन जियान से कहता है अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम टॉप थर्ड रैंकिंग में आता है बट इसके अलावा भी तो काफी सारे हेवनली फ्लेम्स है, तुम अभी के लिए उन्हें तो ढूंढ सकते हो। और अभी के लिए देखा जाए तो तुम्हारे पास 4 हेवनली फ्लेम है और बर्निंग फ्लेम वैली के पास भी एक हेवनली फ्लेम है। और टॉप के जो हेवनली फ्लेम्स है वो तो हमें इतने आसानी से मिल नहीं
पहले से रहा, तो क्यों ना तुम बाकी हेवनली फ्लेम्स को ढूंढ के अपने फ्लेम मंत्र को स्ट्रॉन्ग करो। और फैंगजन की ये बात सुन के जियन को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और इस वजह से जियन मास्टर की तरफ देखने लगता है और जियन की आंखों में इतनी उम्मीद को देखकर मास्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और कहने लगता है, मैंने तुमको इतने सालों तक इस द्वीपीय कॉन्टिनेंट की बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताया है जो इसे सेंट्रल प्लान में ही मौजूद है, क्योंकि तुम उस टाइम काफी ज्यादा वीक थे। बट अब तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ को देख के तुम्हें इस सेंट्रल प्लान की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और यह सुन के जियन भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और मास्टर की बातों को काफी ध्यान से सुनने लगता है और वही मास्टर कहने लगता है, तुमने अभी तक इस सेंट्रल प्लान के अंदर जितने भी सेक्शंस देख चुके हो वो इस सेंट्रल प्लान की बस 10% है, क्योंकि इसके अलावा भी इस सेंट्रल प्लान में ऐसे कई सारे हिडन सेक्शंस और क्लैंस है जो पिलटॉर जैसे 100 सेक्शंस को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिन्हें माना जाता है वो है 8 एंशिएंट क्लैन, जिनमें से अभी के टाइम तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड की क्लैन गु क्लैन और हुन क्लैन टॉप रैंकिंग में कॉम्पीट कर रहा है। और हुन क्लैन का नाम सुन के जियन को होलपसोल की याद आ जाता है और मास्टर कहता है कि होलपसोल हुन क्लैन का ही एक छोटा सा हिस्सा है और मेरे हिसाब से इन दोनों एंशिएंट क्लैन के अंदर ही टॉप रैंकिंग की हेवनली फ्लेम शायद मौजूद है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये दोनों क्लैन ही सबके ऊपर डोमिनेट करता था। और इसके अलावा भी और भी 6 एंशिएंट क्लैन है और इनमें से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इनके पास भी हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, जिनमें से सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम है यान क्लैन के पास। और मुझे जहाँ तक याद है यान क्लैन के पास 4 हेवनली फ्लेम होना चाहिए और उनमें से 2 तो टॉप 10 रैंकिंग में आता है। और यह सुन के जियन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्लैन के पास 4 हेवनली फ्लेम, ये तो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बाकी क्लैन के पास भी एक या एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम हो सकता है। और याओ क्लैन के पास भी 2 हेवनली फ्लेम है, क्योंकि याओ क्लैन एक एल्केमिस्ट क्लैन है और हेवनली फ्लेम एक एल्केमिस्ट के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये तो तुम अच्छे से ही जानते हो। और मास्टर के मुंह से याओ क्लैन के नाम सुन के जियन को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि ऐसी जानकारी सिर्फ एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स के पास ही होता है। इस वजह से जियन मास्टर से कहता है, मास्टर क्या आप याओ क्लैन के मेंबर हो, क्योंकि आपके नाम पे भी याओ है। और जियन के मुंह से ये बात सुन के मास्टर भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, बट मास्टर भी जानते थे जियन को एक ना एक दिन तो इस बारे में पता चलना ही था। और इस वजह से मास्टर कहने लगता है, मेरी भी हालत तुम्हारी तरह ही है, क्योंकि मैं भी याओ क्लैन की एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था और उस टाइम मेरे फैमिली के पास भी डूडे ब्लड लाइन मौजूद था। बट मेरी किस्मत इतना खराब है कि मेरे पास डूडे ब्लड लाइन होने के बावजूद भी उसके इफेक्टनेस इतना कम है कि मैं अभी तक उसे एक्टिवेट भी नहीं कर पाया। और इसी वजह से मुझे बचपन में काफी ज्यादा परेशानी उठाना पड़ा था और मेरे पेरेंट्स की मौत होने के बाद ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गया और उन लोगों ने मुझे याओ क्लैन से निकाल दिया। या फिर तुम ये भी कह सकते हो मैं इन परेशानी से भाग के चला आया और कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मैं अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया और इसी वजह से मैंने एल्केमिस्ट बनने की डिसाइड किया, क्योंकि मेरे फादर भी एक एल्केमिस्ट थे। इस वजह से मेरे पास बहुत सारी जानकारी थे जो एक एल्केमिस्ट के पास होना चाहिए था और मैं इसी एल्केमी फील्ड में काफी नाम कमाया। और मास्टर की बात सुन के जियन के दिल में याओ क्लैन के लिए काफी ज्यादा नफरत होने लगा। तभी मास्टर याओलाओ कहता है, और अभी के लिए मैं अगर अपनी करंट पोजीशन को देखूं तो मैं उन याओ क्लैन के बुड्ढों को भी जो अपने आप को पिल रिफाइनिंग एक्सपर्ट समझते हैं मैं उनको भी चैलेंज कर सकता हूँ। और मैंने अपनी बाकी पूरी जिंदगी सेंट्रल प्लान में ही गुजारी है, इस वजह से मेरा घर सेंट्रल प्लान ही है और मुझे तो उन लोगों की चेहरा तक भी याद नहीं है। इस वजह से फ्यूचर में अगर तुम कभी याओ क्लैन से हेवनली फ्लेम को ले भी लेते हो और उन्हें पीट भी देते हो तब भी मुझे उनके लिए रत्ती भर भी बुरा नहीं लगेगा। और याओ नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बस सिर्फ इसी वजह से मैं इस नाम को रखा है, नहीं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस नाम से। और मास्टर को इतना सेंटी होते हुए देखकर जियन भी कहता है, जब मैं फ्यूचर में पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं याओ क्लैन से आपके हर एक हिसाब के बदला लूंगा और उनके सामने से ही दोनों हेवनली फ्लेम को ले लूंगा। और ये सुन के मास्टर भी स्माइल कर देता है और जियन से कहता है, मुझे यकीन है तुम ऐसा जरूर करोगे। और अभी के लिए जियन भी समझ चुका था मास्टर इस टॉपिक को लेकर ज्यादा बात नहीं करना चाहते है और इस वजह से जियन इस टॉपिक को चेंज करते हुए गिनती करने लगता है। और जियन मास्टर से कहता है, मास्टर आपने तो सिर्फ 7 ही एंशिएंट क्लैन के बारे में बताया, क्या आखिरी क्लैन के पास भी इनके तरह ही हेवनली फ्लेम है? और जियन के मुंह से ये बात सुन के फैंग जुन्या थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फैंग जुन्या जियन से कहने लगता है, आखिरी क्लैन का नाम शाओ क्लैन है और ये वही क्लैन है जिसमें से तुम बिलोंग करते हो। और ये सुन के तो जियन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो इतने सालों तक जानता ही नहीं था उनके क्लैन इतना ज्यादा पुराना है। और तभी मास्टर जियन से कहने लगता है, एंशिएंट टाइम में तुम्हारी क्लैन नंबर 1 एंशिएंट क्लैन हुआ करता था और तुम्हारी क्लैन में ही फास्ट ड्यूटी ब्लड लाइन एक्टिवेट हुआ था, बट टाइम
के साथ साथ ये टूडी ब्लड लाइन के जो एसेंस है वो वीक होने लगा था और इस वजह से जो बाकी क्लैन है वो आगे चला गया और तुम्हारे क्लैन के जो लास्ट एंसेस्टर शाओशुआन था वो ही सिर्फ ऐसा था जिसके बॉडी में तुम्हारे क्लैन की टूडी ब्लड लाइन एक्टिव था और शाओशुआन ही एक ऐसा बंदा था जिससे सारे एंशियंट क्लैन डरा करता था क्योंकि वो बिना फ्लेम मंत्र का ही 10 हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली टूडी बनने के लिए इसमें शाओशुआन हार गया था और शाओशुआन के साथ ही शाओ क्लैन की टूडी ब्लड लाइन इरेज हो गया था और मैं तुम्हारी बॉडी में इतने सालों तक रहने के बावजूद भी मैं कभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर टूडी ब्लड लाइन को सेंस नहीं कर पाया। इस वजह से शायद वो पूरी तरीके से मिट चुका है और ये सुनकर जियन शाओशुआन के बारे में सोचने लगता है और जियन कहने लगता है मुझे पता ही नहीं था मेरे एंसेस्टर इतने ज्यादा पावरफुल थे और यही शायद रीजन है मैं जिस भी पावरफुल बंदे से मिलता हूँ हर कोई शाओशुआन के बारे में कहता है और ये सुन के मास्टर भी हमें नोट कर देता है और मास्टर कहने लगता है अब के लिए देखा जाए तो जो मैक्सिमम हेवनली फ्लेम है वो इन एंशिएंट क्लैन के पास ही है। इस वजह से कोई बेवकूफ ही होगा जो इनसे हेवनली फ्लेम छीनने की कोशिश करेगा और अभी के लिए बाकी जो बची कुछ हेवनली फ्लेम्स है वो किसी न किसी इंडिविजुअल एक्सपर्ट के पास है और अभी के लिए इस सेंट्रल प्लान में उन्हें ढूंढना रुई के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। और ये सुनकर जियान फिर से उदास हो जाता है क्योंकि इस दुई के कॉन्टिनेंट में इतने सारे हेवनली फ्लेम्स है और मेरे पास उनकी काफी सारे इंफॉर्मेशन भी है बट मेरी बुरी किस्मत तो देखो मैं चाहकर भी उनमें से एक को भी हासिल नहीं कर सकता। और जियान पागल भी नहीं है क्योंकि एक अकेला होलोप्सोल ने ही जियान की बैंड बजा के रखा है। ऊपर से अगर जियान ने हेवनली फ्लेम के चक्कर में किसी एंशिएंट क्लैन से पंगा ले लिया तो जियान का तो चटनी बनना पक्का है और इस वजह से वो मास्टर से पूछने लगता है अभी के लिए ये सारे हेवनली फ्लेम्स तो हमारे औकात के बाहर है, इस वजह से हमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ही लेने की कोशिश करना होगा। तो इस वजह से मास्टर क्या आपको पता है वो ऑक्शन कब स्टार्ट होने वाला है? और ये सुनकर मास्टर हमें नोट करते हुए कहता है वो ऑक्शन ओपन होने में अभी भी लगभग 10 महीना बचा है। और ये सुनकर जियान मास्टर से कहने लगता है मास्टर मुझे किसी भी तरह से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दिला दीजिए क्योंकि उस ऑक्शन में किसी रेयर चीज को एक्सचेंज करना ये तो मेरे औकात के बाहर है। इस वजह से मास्टर जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना होगा, तो इस वजह से आप सिर्फ बोलिए आपको क्या चाहिए। और जियान की बात सुन के मास्टर भी हंसने लगता है और कहता है तुम टेंशन मत लो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए हेवनली फ्लेम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी से भी पंगा ले सकते हो। तुम्हारा ये मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और मास्टर की ये बात सुन के जियान भी खुश हो जाता है और तभी मास्टर कहता है अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए और भी एक खास चीज है। और ये कहते हुए मास्टर जियान को एक इन्विटेशन कार्ड देने लगता है और तभी जियान भी उस इन्विटेशन कार्ड को ले लेता है जो अभी के लिए थोड़ी सी अजीब सी थी। और इस वजह से जियान मास्टर से पूछने लगता है ये किस चीज का इन्विटेशन है। और ये सुन के मास्टर हंसते हुए कहता है ये इन्विटेशन तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड की क्लैन मतलब गू क्लैन से आया है। और गू क्लैन के नाम सुनते ही जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जियान की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा फ्लोट होने लगता है और ये चेहरा किसका है ये तो हम सबको ही पता है। और इस वजह से मास्टर जियान से कहने लगता है अभी के लिए ये जो इन्विटेशन कार्ड है ये गू क्लैन के एडल्ट सेरेमनी का है जो गू क्लैन हर 20 सालों में कंडक्ट करता है और जहाँ पर पूरे सेंट्रल प्लान की मोस्ट पावरफुल लोग इस सेरेमनी को अटेंड करते हैं जिससे वो लोग गू क्लैन की जो यंगर जनरेशन है उनके काबिलियत को दिखा के शो ऑफ कर सके। और जैसे कि मैं अब बेंशन बन चुका हूँ इस वजह से ये इन्विटेशन फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी आया है बट अभी के लिए मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़ के इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए नहीं जा सकता हूँ क्योंकि होलोप्सोल सिर्फ मौका ढूंढ रहा है हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की। इस वजह से मेरे बदले में तुम जाओगे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए और तुम वहाँ पर हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को रिप्रेजेंट करोगे। और ये सुनकर जियान भी बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है मास्टर आप टेंशन मत लीजिए मैं आपके और फॉलिंग स्टार पवेलियन की इज्जत को बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा। और जियान की एक्साइटमेंट को देखकर मास्टर कहने लगता है जियान अभी के लिए मैं जानता हूँ तुम क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हो बट मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ तुम्हारी जो छोटी गर्लफ्रेंड यूनर है वो गू क्लैन की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है क्योंकि मैंने उसके ऑरे में ड्यूटी ब्लड लाइन को सेंस किया था। और अभी के लिए तुम अगर उसकी कल्टीवेशन को देखो तो यूनर गू क्लैन की उन खास यंग जनरेशन में से एक है जिन्होंने अपनी बॉडी पर ड्यूटी ब्लड लाइन को एक्टिव किया है। और यूनर की जिस तरह की अपीयरेंस मैंने सेंस किया है इस वजह से मुझे लगता है वो तो गू क्लैन की यंग जनरेशन में टॉप 2 रैंक पर तो आ ही जाएगी। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है तभी मास्टर यालो कहता है तो इस वजह से जियान तुम जोश में होश मत खो देना नहीं तो वो लोग तुम्हें मार मार के भूत बना देंगे। और मास्टर की ये बात सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और जियान मास्टर से कहता है मास्टर अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैं सब कुछ
संभाल लूंगा। बट अभी के लिए मास्टर को जियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यूनर के लिए जियान की जज्बा मास्टर ने बहुत करीब से देखा है। इस वजह से मास्टर याओलो जियान से कहता है, अभी के लिए तुम जाके रेस्ट करो और जब उस सेरेमनी में जाने का टाइम होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे दोस्त कल्टीवेशन स्टेज पर है, जहाँ मैंने याओतियन हाउ के लिए कुछ पिल्स को बनाया था और इस वजह से वो अभी के लिए उन पिल्स को एब्सॉर्ब कर रहा है। और वही लिटिल फेरी डॉक्टर के फुल पॉइजन बॉडी को काबू करने के लिए मैंने उसे एक खास जगह पर भेज दिया है, तो इस वजह से उसे आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुन के जियान मास्टर से पूछने लगता है, मास्टर आपने आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर को कहाँ भेज दिया? और ये सुन के मास्टर हंसते हुए कहता है, मैंने उसे जहाँ पर भेजा है वहाँ पर भी एक एक्सपर्ट रहा करता था, जिसके पास भी एक फुल पॉइजन बॉडी था और उसने अपनी एंड लाइफ पर ढूंढ ही लिया था इस फुल पॉइजन बॉडी को किस तरह से काबू किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें पॉइजन बॉडी कंट्रोलिंग टेक्निक दिया था वो टेक्निक भी मुझे उसी जगह से मिला था और इस वजह से मैंने उसी जगह पर तुम्हारे दोस्त को भी भेज दिया। और ये सुन के जियान मास्टर से कहता है, मुझे लगा था उस टेक्निक को आपने ही बनाया था। और ये सुन के मास्टर हंसते हुए जियान से कहता है, ऐसे टेक्निक को बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस विकी कॉन्टिनेंट में वो फुल पॉइजन बॉडी मिलना ही काफी ज्यादा रेयर होता है। और अफसोस की बात ये है कि ये लोग ज्यादा दिन तक जीते भी नहीं है। बट मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वो अपनी लाइफ के एंड टाइम में वो फुल पॉइजन बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था, बट उस पर्सन की लक इतना भी अच्छा नहीं था और इस वजह से वो फुल पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने से पहले ही मर गई थी। बट इस मामले में तुम्हारी फ्रेंड काफी ज्यादा लकी है और मुझे उम्मीद है लिटिल फेरी डॉक्टर अपने फुल पॉइजन को सील करने में कामयाब भी हो जाएगी। तो इस वजह से तुम आगे के लिए उसकी टेंशन मत लो और तुम खुद की कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, यूनर मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी ही आ रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं एक रूम को, जहाँ पर अभी के लिए जियान क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है और अभी के लिए जियान के दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि जियान को लगता था अभी के टाइम पर जियान ही सबसे आगे चल रहा है। बट अगर इन एंशियंट क्लैन की यंग जनरेशन को देखा जाए तो जियान तो टॉप 10 में भी नहीं आएगा और इस वजह से जियान डिसाइड करता है जियान को जल्द से जल्द और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और अभी के लिए जियान डिसाइड करता है वो अपनी सोल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो भले ही एल्केमी में हिल टावर के चैंपियन है, बट सिर्फ टियर 8 की पिल्स को रिफाइन करके टॉप लेवल में नहीं जाया जा सकता। इस वजह से उसे अपनी सोल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा और जल्द से जल्द टियर 9 में ब्रेक थ्रू करना होगा, जिससे जियान जब ग्याओ क्लैन में उन हेवेनली फ्लेम्स को लेने के लिए जाए तब वो अपनी काबिलियत को साबित कर सके और साथ ही मास्टर के नाम और भी ज्यादा ब्राइट कर सके। और इस वजह से जियान जल्दी से अपनी स्पेस टूर रिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकल लेता है और ये वो ही स्क्रॉल है जो जियान को पिल टावर के चैंपियन होने के बाद मिला था और जियान अब तक इसे खोलकर भी नहीं देखा है। और ये एक सोल मेथड है जो जियान की सोल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और अभी के लिए जियान के पास एक ही सोल मेथड है, इस वजह से जियान डिसाइड करता है वो इसे प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद जियान उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है और अपनी सोल स्ट्रेंथ को उस स्क्रॉल के अंदर डालने लगता है। और उसके बाद कुछ टाइम तक जियान उस स्क्रॉल को अच्छी तरह से रीड करने के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और प्रैक्टिस करते हुए जियान सोचने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत आसानी से 5 कलर टियर 8 की पिल को बना लूंगा। और अभी के लिए जियान थोड़ा सा अफसोस भी कर रहा है, क्योंकि जियान अगर इस सोल टेक्निक को पहले प्रैक्टिस करता तो वो बहुत आसानी से टियर 8 की मिड लेवल पिल्स को रिफाइन कर पाता। बट जियान ने सिर्फ अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ पर ही ध्यान दिया था। बट फिर भी अभी के लिए जियान को इसकी कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने लगभग 1 साल में ही दाओजोंग पीक से दाओजोंग 5 स्टार तक पहुंच गया है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और इस वजह से जियान डिसाइड करता है वो इस सोल मेथड को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेगा। और जियान के ऐसे करते करते लगभग हाफ महीना बीत जाता है और अभी के लिए जियान की जो सोल स्ट्रेंथ है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये चीज देख के जियान थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। और तभी जियान अपने आसपास की जगह को देखता है और कुछ सोचते हुए जियान अपनी स्पेस टूर रिंग से और एक स्क्रॉल को बाहर निकल लेता है और ये स्क्रॉल वही है जो एंशिएंट रिमेन्स की उन आर्टमन पपेट को हरा के हासिल किया था। और अभी के लिए जैसे कि जियान गोक्लैंड में जाने वाला है तो इसलिए जियान डिसाइड करता है वो अपने ट्रम्प कार्ड्स को हाइड करके रखेगा जब तक उसके जान पे बात ना आ जाए। और इस वजह से जियान अपने पास रखा हुआ सारे दाव स्किल्स को यूज करना चाहता है, जिससे किसी भी छोटी मोटी बैटल को जीतने में जियान को आसानी हो। और इस वजह से जियान उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है और उसके बाद जब जियान इस स्क्रॉल को रीड करता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान ने सोचा था ये कोई ऑर्डिनरी दाव टेक्निक होगा, बट ये तो हाई लेवल डी क्लास की फायर एट्रीब्यूट की दाव टेक्निक
है और ये फायर टेक्निक होने की वजह से जियान के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल भी है और इसे परफॉर्म करना भी आसान है और इस वजह से जियान सोचने लगता है उस 3 क्लास दाव टेक्निक के चक्कर में जियान ने इस टेक्निक को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। बट अभी के लिए जियान को थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है। इस वजह से जियान डिसाइड करता है वो इस टेक्निक को भी सीखेगा और उसके बाद जियान इस टेक्निक को अपनी हेवनली फ्लेम के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे करते करते और कुछ दिन बीत जाता है और तभी जियान एक फैमिलियर ऑरे को सेंस करता है और जियान उस ऑरे को सेंस करते ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये ऑरा है लिटिल फेरी डॉक्टर की और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर बन चुकी है एक 7 स्टार दावजून और इस वजह से जियान की पूरी हवा ही उड़ चुका है क्योंकि जियान जो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि यंग जनरेशन के अंदर जियान की कल्टीवेशन ही सबसे अच्छा चल रहा है। बट जियान अगर दूसरों को छोड़ के अपने दोस्तों को ही देखे तब भी जियान सबसे लास्ट में चल रहा है क्योंकि कुइलिंग और याओतियन हाओ दोनों ही 6 स्टार दावजून बन चुके हैं और वही अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक 7 स्टार दावजून बन चुकी है। तो इस वजह से जियान अभी लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा खुश तो है बट उसे अपने आप पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि हर कोई जियान से आगे चल रहा है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है और जियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अभी के लिए जियान को इतने हैरान देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से पूछने लगती है अभी के लिए जियान तुम ठीक तो हो ना। और ये सुन के जियान कहने लगता है अभी के लिए तुम्हारे बालों को क्या हो गया है और तुम्हारी फोरहेड पे ये निशान क्यों है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को अपनी फोरहेड को टच करते हुए दिखाती है और कहते हैं इसके अंदर अभी के लिए मेरे बॉडी के सारे फुल पॉइजन सील है और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था मैं अपनी बॉडी के फुल पॉइजन को एक जगह पर ही सील कर पाऊंगा और ये पॉइजन सील होने की वजह से मैं अपनी फुल पॉइजन बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाऊंगा और ये पॉइजन सील होने की वजह से ही शायद मेरे हेयर कलर चेंज हो गया है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गया है इवन तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के लिए याओतियन हाउस से भी ज्यादा हो गया है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट कर देती है और कहती है मैंने जब अपनी फुल पॉइजन बॉडी को रिफाइन किया तब मेरे बॉडी की पॉइजन दुइकी में कन्वर्ट हो गया था और उसे एब्सॉर्ब करके ही मैं अब दावजून 7 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ। और तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अब जब तुम वापस आ चुकी हो तो हमें मास्टर से मिलना चाहिए क्योंकि हमें एक नई सफर पर जाना है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को जहाँ पर अभी के लिए मास्टर याओलाओ और फैंग जूनियर खड़े हुए हैं और जियान के ग्रुप अभी के लिए बुकलैंड में जाने के लिए एकदम रेडी है। और इस सफर में जियान के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर याओतियन हाओ और कुइलिंग चलेगी क्योंकि यूनर के मामले में मास्टर याओलाओ जियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता है और ऊपर से जियान बुकलैंड के अंदर जाने वाला है और इस वजह से मास्टर जियान को कहने लगता है अभी के लिए ये जो सफर है ये काफी लंबा होने वाला है तो इस वजह से तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा और तुम जो फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर जा रहे हो ये मेरे और फैंग जूनियर के अलावा फॉलिंग स्टार पवेलियन में और कोई भी नहीं जानता है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। तभी मास्टर एक मैप जियान को देते हुए कहता है अभी के लिए तुम लोगों को सेंट्रल प्लेन की ईस्टर्न रीजन की तरफ सफर करना होगा क्योंकि वहाँ पर ऐसे काफी सारी सिटी है जिनके पास वर्म होल है और इस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सारा वर्म होल से ही तुम लोग गो सिटी में जा सकते हो। और इस वजह से मैंने काफी सारे वर्म होल को इस मैप के अंदर मार्क कर दिया है जिसका यूज करके तुम लोग जल्द से जल्द गो सिटी में पहुँच सकते हो। और अभी के लिए तुम लोगों की सफर काफी लंबा है तो इस वजह से तुम लोग और ज्यादा लेट मत करो। और ये सुनकर जियान भी मास्टर को ग्रीट करते हुए हमें नोट कर देता है और जियान अपने ग्रुप को लेके ईस्टर्न रीजन के सफर पर निकल जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जियान के ग्रुप एक ग्रिफिन में फुल स्पीड में उड़ते हुए जा रहे हैं। और अभी के लिए कुइलिंग अपने ट्रिपल जेट ग्रीन प्यूपल आइज से आसपास के चारों तरफ नजर रख रही है क्योंकि जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन से काफी दूर आ चुका है। इस वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा जो खतरा है वो होलोप्सोल है और इस वजह से कुइलिंग अभी के लिए इस जहाज की रेडर बना हुआ है। और तभी जियान भी वहाँ पर आ जाता है और कुइलिंग से पूछने लगता है अभी के लिए सब कुछ ठीक तो है ना। और ये सुनकर कुइलिंग भी हमें नोट करते हुए कहती है अभी के लिए मुझे आसपास होलोप्सोल की कोई भी ट्रेसेस नहीं मिली है इस वजह से अभी के लिए तो हम लोग सेफ है और अगर हम लोग स्पीड में ही चले तो लगभग 10 दिन के अंदर ही तियानहिंग सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे जहाँ पर अभी के लिए सबसे बड़ा वर्म होल मौजूद है और जो अभी के लिए डायरेक्टली गू सिटी से कनेक्टेड है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है अभी के लिए ये जो गू सिटी है ये गुरियालैंड में एंटर करने के फ्रंट डोर है और वो तो अच्छा है हमारे पास अभी के लिए गोकलैंड की इन्विटेशन कार्ड है नहीं तो हम लोग चाहे कितना भी पावरफुल बने रहे हमें गू सिटी से ही बाहर फेंक देता। और ये सुनकर जियान भी हमें नोट कर देता है क्योंकि जियान ने भी उस गो सीक्रेट सिटी के बारे में सुन रखा
है और उसकी रेपुटेशन के बारे में भी जियन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और ऐसे ही सफर करते करते जियन की ग्रुप तियानहिंग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और जियन सिटी में पहुंचते ही वहाँ के वर्म होल को ढूंढने लगता है, क्योंकि जियन आगे के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकता है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वर्म होल के अंदर की सीन को, जहाँ पर आगे के लिए काफी सारे वॉरियर्स भी इस वर्म होल से ट्रेवल कर रहा है और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है वो लोग भी बुकलैंड नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जियन बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पा रहा था ये जो लोग है ये बिल्कुल भी वीक नहीं है। बट अभी के लिए जियन उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने सफर को जारी रखता है। और कंटिन्यूअस 3 दिन सफर करने के बाद जियन को फाइनली वर्म होल की एग्जिट दिख जाता है और ये देख के जियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो अपनी छोटी गर्लफ्रेंड यूनर से मिलने वाला है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं वो सिटी को, जहाँ पर अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। तभी आसमान में एक वर्म होल ओपन होता है और उसमें से जियन की फ्लाइंग बोट बाहर आ जाता है और उसके बाद कुछ ही देर में जियन की ग्रुप भी नीचे आ जाता है, क्योंकि इस जगह पर फ्लाई करना एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। और जियन यहाँ पर आते ही एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है। और जियन ये भी नोटिस करता है ये जगह एक शील्ड से कवर्ड है और जो दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी याओ तियानहाओ कहने लगता है यही है कू सीक्रेट सिटी और इस जगह को एंशियंट टाइम में एक डूडी ने बनाया था और अभी के लिए हमारे सोल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसे डूडी के ब्लड लाइन की प्रेशर है। और ये सुनकर जियन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह को बनते हुए काफी सदियां बीत चुका है और शायद वो डूडी भी मर चुका है, बट उसके ब्लड लाइन प्रेशर अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इसी वजह से शायद ये शील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जगह इतना ज्यादा सीक्रेट है। और तभी जियन की नजर जाता है एक जगह की तरफ जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर्स खड़े हुए हैं और तभी जियन की नजर जाता है एक पुराने बंदे के ऊपर और इसको देख के ही जियन की दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं ब्लैक समर्ड आर्मी के 7th कमांडर लिंक वन होता है और जिसके साथ यूनर को लेके जियन को स्टार्टिंग से ही 36 का आंकड़ा है। और इस वजह से जियन सोचने लगता है गुकलान के सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और तभी लिंक वन की नजर भी जियन के ऊपर पड़ जाता है और वो जियन को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है जियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और ये सुनकर जियन स्पेस रिंग से उस इनविटेशन कार्ड को बाहर निकल लेता है और लिंक वन की तरफ थ्रो कर देता है। और लिंक वन जब इस इनविटेशन कार्ड पर फॉलिंग स्टार पवेलियन की नाम देखता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहता है आखिर एल्डर्स ने इस पित्ती से फॉलिंग स्टार पवेलियन को जो स्पेशल इनविटेशन कार्ड भेजा है। और यह सुनकर जियन को भी गुस्सा आ जाता है और इस वजह से वो काफी एरोगेंटली कहता है क्यों ना तुम खुद जाकर चेक करके आओ आखिर क्यों तुम्हारे एल्डर्स ने फॉलिंग स्टार पवेलियन को इनविटेशन भेजा है, क्योंकि लिंक वन को अभी तक पता ही नहीं था कि मिस्टर आवे के लिए हबसंत बन चुका है। बट आवे के लिए गोकलैंड भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है बट लिंक वन है तो एक पहरादार ही। और इस वजह से जियन भी ज्यादा बहस नहीं करता है और जियन लिंक वन से कहता है आवे के लिए तुम मेरी इनविटेशन कार्ड को वापस करो। बट लिंक वन कहता है तुम खुद आके क्यों नहीं ले लेते। और लिंक वन ये कहा ही था उससे पहले ही जियन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस इनविटेशन कार्ड को वापस ले चुका है। और इस चीज को देख के लिंक वन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लिंक वन जियन के ऊपर अटैक कर देता है। बट जियन अब पहले वाला बच्चा नहीं है, अब वो सख्त लंडा बन चुका है और इस वजह से वो एक ही पंच में लिंक वन के हालत खराब कर देता है। और यहाँ पर जियन और ब्लैक समर्ड आर्मी के बीच छोटा सा फाइट भी हो जाता है और ये हम देखेंगे बीटीएच के ऑफिशियल एपिसोड में। और इसी के साथ ये लेटेस्ट नॉवल पार्ट यही पर एंड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।